नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऑपरेशन सिंदूर, बल्कि मैं कहूँगा उससे पहले सीसीएस की जब मीटिंग हुई 23 अप्रैल 2025 को, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में नरसंहार हुआ। उसके बाद सीसीएस की बैठक हुई। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे, लौट कर आए। पहली बैठक उन्होंने एयरपोर्ट पर ही ली। उसके बाद फिर सीसीएस की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई और क्या क्या फैसले हुए आपको मालूम है। उनमें से सिर्फ एक फैसले का जिक्र करूंगा और वो है सिंधु जल समझौते को स्थगित करना। अब आप अगर पूरे इस 23 अप्रैल के बाद के घटनाक्रम पर और ऑपरेशन सिंदूर इस पर नज़र डालें तो आपको हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आएंगे। ठीक है, सेना ऑपरेशन कर रही है, तमाम विशेषज्ञ हैं, रणनीतिकार हैं, विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्री हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, लेकिन एक बात जो आपको निरंतरता से दिखाई देगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति। अब इस सारे ऑपरेशन की रणनीति को समझिए। जो हो रहा है वो तो हमारे आंख के सामने दिख रहा है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। इसके पीछे की रणनीति और रणनीति कौशल को समझिए। और उससे पहले इसके बारे में बात करूं, उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में दिया गया एक बयान याद दिला दूं। विपक्ष ने बड़े हमले किए, किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, उस चर्चा का जवाब उनको देना था। बहुत मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि बहुत हमले करते हैं आप, भाई हमारे ऊपर हमला करना हो तो थोड़ी तैयारी करके आया कीजिए। और मैं जो अतीत में बोलता हूँ, पहले के मेरे जो बयान हैं उनको ज़रा ध्यान से फिर से सुनकर आया कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ। और यही बात इस रणनीति में भी नज़र आ रही है। अब अंतर आपको समझ में आ रहा है 2019 और 2025 में क्या है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। कहाँ पर हुई? बालाकोट में हुई। बालाकोट कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान का ही हिस्सा है। पाकिस्तान में घुसकर मारा, बड़ी चर्चा हुई और पहली बार ऐसा हुआ था, इसलिए और ज़्यादा चर्चा हुई। और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा एक सिर्फ मिग विमान गिरा और हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो सीमा के उस पार जो है इजेक्ट किया उन्होंने अपने जहाज़ से। मिग से उन्होंने F-16 गिराया था, ये याद रखिए। और इतना दबाव बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वहाँ के जो आर्मी चीफ थे उस समय के बताते हैं, उनके एक मंत्री ने कि संसद में बताया, वो थर थर काँप रहे थे कि शाम तक लौटा दो अभिनंदन को, नहीं तो 9 बजे के बाद मोदी हमला कर देगा पाकिस्तान पर। अब उस समय की रणनीति और आज की रणनीति, तब आपको समझ में आएगा कि मोदी जो कुछ करते हैं उसके पीछे लंबी तैयारी होती है, माइनर डिटेल्स पर काम होता है। और वो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो स्ट्राइक हुई है, उसमें भी आप देखिए जो 9 टारगेट थे उनका सिलेक्शन किस तरह से हुआ। और उसमें से 5 कहाँ पर थे? पीओके में, और 4 पाकिस्तान के पंजाब में। अब इसको ज़रा आप इस पर विचार कीजिए तो आपको पूरी रणनीति मोदी की समझ में आएगी। और मैंने जब सिंधु जल समझौते की बात हुई थी, उस पर वीडियो बनाया था, तभी आपसे कहा था कि मोदी ने इस पर काम 2016 में शुरू कर दिया था। बड़ी गलतफहमी में इस देश का विपक्ष रहता है और मोदी के विरोधी रहते हैं, वो पाकिस्तान तो और ज़्यादा रहता है। 2016 में उरी के अटैक के बाद ही मोदी ने सार्वजनिक बयान दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। उसी दिन मोदी ने तय कर लिया था कि सिंधु जल समझौते का क्या इस्तेमाल करना है, इसका रणनीतिक इस्तेमाल क्या हो सकता है, कब करना है, उसके लिए क्या तैयारी चाहिए, उसके लिए डैम बनाने, उसके लिए टनल बनाने का काम, वो सब कुछ शुरू हो चुका है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान की अड़ंगेबाजी की वजह से वो काम धीमा चला, लेकिन आज हम जिस स्थिति में हैं उसमें पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने की स्थिति में है या पाकिस्तान को पानी में डुबाने की स्थिति में है, दोनों में है। लेकिन आज मैं सिंधु जल समझौते की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस पूरे प्रकरण में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति की बात कर रहा हूँ। 9 जो टारगेट चुने गए उसमें से 5 पीओके और 4 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अब इससे आप समझने की कोशिश कीजिए, इस बार खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हुआ, इस बार बलूचिस्तान में कुछ नहीं हुआ, इस बार सिंध में कुछ नहीं हुआ, और इस बार जो है खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ अफ़गान बॉर्डर पर भी कुछ करने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि उल्टी कोशिश हुई। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज भी हमारा एक डिप्लोमेट वहाँ पर अफ़गानिस्तान में है, तालिबान के लोगों से बातचीत कर रहा है। तालिबान पूरा 180 डिग्री घूम चुका है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, आज पाकिस्तान के विरुद्ध हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। ये मोदी की डिप्लोमेसी है। और इस पर काम उन्होंने कब से शुरू किया? जब अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़कर भागा नहीं, उससे पहले से। अफ़गानिस्तान में इतने जो है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भारत सरकार ने चलाए कि दुनिया भर को आश्चर्य हो रहा था। चीन और पाकिस्तान को लगता था कि भारत जो है बेकार की कोशिश कर रहा है। लगातार हमले हुए, भारतीय कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, उसके अलावा हमले होते रहे, लेकिन भारत रुका नहीं। और लोगों को लग रहा था, अपने देश में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे विशेषज्ञ थे, जिनका मानना था कि मोदी पैसा सरकार का डुबो रहे हैं, पानी में डुबो रहे हैं, पानी में फेंक रहे हैं। आज उसका नतीजा मिल रहा है। आज तालिबान जो है पाकिस्तान की बजाय या चीन की बजाय, चीन लंबे समय से कोशिश में था कि अफ़गानिस्तान में वो पैर जमा सके, चीन से भी ज़्यादा भारत के करीब है। तो अब आप इस पूरी रणनीति को समझिए कि मोदी की नज़र पाकिस्तान में, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि ये फ़ायदेमंद होगा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि नहीं, नए तरह का सिरदर्द पैदा हो जाएगा और इसको तोड़ने, किसी भी देश को चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो जाए, तोड़ने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत संसाधन चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। तो धैर्य की तो कोई कमी नहीं है मोदी के पास, लेकिन भारत के पास बहुत लंबा समय नहीं है। ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए भारत के पास बहुत लंबा समय नहीं है। बहुत लंबा समय नहीं है जब मैं कह रहा हूँ, तो ये रुकना चाहिए। लोग ऊब चुके हैं। लोगों को लगता है कि भारत सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जड़ से ख़त्म हो। तो मोदी की रणनीति देखिए, 23 अप्रैल से जो शुरू हुई, हालांकि इस पर काम पहले से चल रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से 23 अप्रैल के बाद से दिखने लगी। 23 अप्रैल के बाद से क्या दिख रहा है कि मोदी पाकिस्तान के जो अलग अलग प्रांत हैं, उनमें सिर्फ पंजाब और पीओके, जो जिस पर कब्जा कर रखा है जबरन चोरी से पाकिस्तान ने कश्मीर के हिस्से पर, इन 2 के अलावा कोई क्षेत्र पाकिस्तान का मोदी के निशाने पर नहीं है। यानी एक मैसेज इन सबको भेज रहे हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, इन सबको एक संदेश भेजा जा रहा है कि भारत की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपका असली दुश्मन पंजाब में बैठा है। पंजाब में जो पंजाबी सेना है पाकिस्तान की, दरअसल वो आपकी दुश्मन है, वो आपके डेवलपमेंट में बाधक है। और बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान के लोगों का मानना ही है कि ये ऑक्यूपेशन फोर्स है, जबरन कब्जा कर रखा है। वो अलग देश बनना चाहते थे, आज भी बनना चाहते हैं। और जिस तरह से खुलेआम वो पाकिस्तानी फ़ौजियों को मार रहे हैं, अब आप देखिए जाफराबाद एक्सप्रेस, उसको उन्होंने एक तरह से कहिए तो उस पर कब्जा कर लिया, किडनैप कर लिया कहिए, या ट्रेन जैक कर लिया, और चुन चुन कर उसमें से पाकिस्तान के फ़ौजियों को मारा। जो सामान्य लोग थे उन सबको छोड़ दिया, और जो फौजी थे उनका पहचान पत्र देख देख कर सबको मार दिया। दुनिया में कहीं आपको ये बड़ी खबर बनती हुई दिखी? 100 से ज़्यादा फौजी मारे गए थे। उसके अलावा रोज़ ये हो रहा कि 5, 10, 15, 20, 25 पाकिस्तानी फौजी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना में लोग बलूचिस्तान में जाना नहीं चाहते।
उनको मालूम है कि जा रहे हैं तो लौट कर आएंगे कि नहीं पता नहीं है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है, पाकिस्तान का ही एक प्रांत है। और आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान के बारे में कहते हैं कि वहाँ पाकिस्तान की सरकार का रुतबा नहीं चलता, उसका हुक्म नहीं चलता है। वहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसका एक तरह से अनौपचारिक रूप से कब्जा हो चुका है और वो उम्मीद की नज़र से भारत की ओर देख रहे हैं। यही स्थिति खैबर पख्तूनख्वा की है। और पीओजेके में तो आप रोज़ आजकल पढ़ने को मिलता है आपको कि वहाँ के लोग बगावत कर रहे हैं, हमको बेवकूफ़ बनाते रहे कि भारत के हिस्से में जो कश्मीर है उसमें बड़ी बदहाली है, बहुत बुरा हाल है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, भुखमरी है। अब दुनिया देख रही है, वो भी देख रहे हैं कि भारत का जो कश्मीर है उसकी क्या स्थिति है और पाकिस्तान के कब्जे में जो जबरन कब्जे में जो कश्मीर है वहाँ क्या हाल है। तो रोज़ बगावत हो रही है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार को सड़कों पर उतरकर लोग गाली दे रहे हैं। बलूचिस्तान में तो अभी इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हुआ कि कराची से क्वेटा का जो हाईवे है उस पर बलूचियों ने भारत का झंडा गाड़ दिया कि भारत का स्वागत है। तो ये जो इंटरनल डायनेमिक्स है पाकिस्तान की, जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान की, इनको मोदी बढ़ाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि वो बलूचिस्तान में सेना नहीं भेज सकते, वो पीओजेके में एक बार भेज भी सकते हैं लेकिन उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसे आसानी से नहीं होगा। तो और पंजाब तो गढ़ है पाकिस्तान की सेना का, सबसे मजबूत किला है। तो ये जो ऑपरेशन हुआ इसमें सबसे ज़्यादा निशाने पर चुना किसको? पंजाब को। और पंजाब में भी जहां कैंटोनमेंट एरिया है वहां जो ये आतंकियों के जो इदारे थे उनको चुना, टारगेट उनको बनाया। किसी पाकिस्तानी फौज के इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया कि उसको विक्टिम कार्ड खेलने का बहाना न मिले, दुनिया में और ख़ास तौर से इस्लामी देशों के पास जाकर रोने का बहाना न मिले। तो आतंकवादियों पर हमला किया, आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया, उनके लॉन्च पैड पर हमला किया, उनके ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। तो मोदी की रणनीति पाकिस्तान के बाकी प्रांतों को पंजाब के खिलाफ खड़ा करने की है कि वहाँ एक जन विद्रोह जैसी स्थिति आए जिसका सामना करने में कभी भी पाकिस्तान सक्षम नहीं होगा। अब ये सिंधु जल संधि जो है इसको अबेंस में रखकर स्थगित करके केवल उसका उद्देश्य ये नहीं है कि पाकिस्तान को पानी न मिले या पानी ज़्यादा मिल जाए। पहले से ही पंजाब और सिंध के बीच में झगड़ा चल रहा है इस पानी के बंटवारे को लेकर। सिंध के लोगों को ये नाराज़गी है, ये गुस्सा है कि ज़्यादा पानी, हमारी सिंधु नदी का पानी कैनाल बनाकर, नहर बनाकर पंजाब ले जाया जा रहा है। उसका नतीजा ये होगा कि सिंध का जो क्षेत्र है वो रेगिस्तान बन जाएगा या दलदली इलाका बन जाएगा। तो इसलिए लोग सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं कि ये होने नहीं देंगे। तो इस फॉल्ट लाइन को और बढ़ाना है। जब पानी की कमी होगी और उस पानी को डाइवर्ट किया जाएगा पाकिस्तान के पंजाब की ओर, पंजाब प्रांत की ओर, तब सिंध के लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा। बलूचिस्तान के लोग देख रहे हैं कि भारत जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है आतंकवादियों के खिलाफ, और पाकिस्तान की सेना की जो क्षमता है उसकी जो पोल खुल रही है, उससे उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ेगा। तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर जो है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सब पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ है, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है। और इसी सेंटिमेंट को और उभारना चाहते हैं मोदी। तो उनकी रणनीति को समझिए कि जो टारगेट चुने गए हैं सोचकर, पहले तो हम जो 9 टारगेट चुने गए थे उन्हीं के बारे में, उनके डिटेल्स जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि किन किन टारगेट से जो है ट्रेनिंग दी गई, किन आतंकवादियों को, उन्होंने किस तरह के कौन कौन से हमले किए। लेकिन उसके अलावा जो इलाका चुना गया है
उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये निशाना पाकिस्तान पर नहीं है, पाकिस्तान को तोड़ने पर नहीं है। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं उसमें शायद इस तरह से होगा भी नहीं। लेकिन वो जानते हैं कि पाकिस्तान अंदर से जितना जर्जर हो चुका है, उसकी अंदरूनी जो समस्याएं हैं, उससे वो अपने आप बिखरेगा। जब बिखरेगा तब भारत को मौका मिलेगा, और इस बिखराव की प्रक्रिया को मोदी तेज कर सकते हैं, भारत तेज कर सकता है। खुद इंटरवीन करने की बजाय अगर दुश्मन अपने ही घर में कमज़ोर हो, टूटता जाए, शुंजू जो चीन के चाणक्य कहे जाते हैं, उनका कहना है कि सब लड़ाई में सबसे अच्छी जीत वो है जो लड़ाई आप बिना लड़े जीत जाते हैं। तो मोदी जो रणनीति बना रहे हैं उसमें पाकिस्तान से जीतने के लिए बिना लड़े जीतने की रणनीति बना रहे हैं, और उसमें सहायक बन रहे पाकिस्तान की जो परिस्थितियां हैं, अंदरूनी परिस्थितियां हैं, और पाकिस्तान की सेना से जो नाराज़गी है, उसके प्रति जो गुस्सा है, और उसके सम्मान में जो कमी आई है, कमी कहना तो शायद ठीक नहीं होगा, सम्मान बचा ही नहीं है। एक इमरान खान के आह्वान पर जिस तरह से पाकिस्तान के नागरिक पाकिस्तान की फ़ौज के कमांडर्स के घर में घुस गए, वो बताता है कि पाकिस्तान के लोगों की नज़र में पाकिस्तान की फ़ौज की क्या इज्जत है। तो नरेंद्र मोदी का जो पूरी रणनीति है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सब जो कुछ कार्रवाई हो रही है, ये छिटपुट जो है, उन्होंने मिसाइल दागी, हमने जो है उसको नष्ट कर दिया, हमारी मिसाइल निशाने पे पहुंच लग गई, ये सब तो हो रहा है क्योंकि अगर पहलगाम ना हुआ होता तो ये सब ना हो रहा होता इस समय। लेकिन जो दूसरी बात रणनीति की कर रहा हूँ, ये पहलगाम किससे पहले से चल रहा है, और पहलगाम का नरसंहार ना होता तब भी चलता रहता। बस फ़र्क ये हुआ है कि इसने एक आधार दे दिया है मोदी को कि इसकी प्रक्रिया को तेज करने का। तो पाकिस्तान को तोड़ना नहीं, पाकिस्तान को बिखेरना चाहते हैं मोदी, और वो चाहते हैं कि ये स्वतः स्फूर्त हो, भारत उसमें सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम करे, भारत उसमें कोई सक्रिय भूमिका, सीधी सक्रिय भूमिका न निभाए, और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल धैर्य की ज़रूरत है। इसलिए मोदी को समझने की ज़रूरत है, उनके विरोधियों को, उनके दुश्मनों को, कि मोदी के पास जो सबसे बड़ा धन है, उनका जो सबसे बड़ा हथियार है, वो उनका धैर्य है और उनकी रणनीति, बारीकी से बनाई गई रणनीति। वो लक्ष्य को ध्यान में रखकर रणनीति बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक्शन ले लिया फिर देखेंगे कि क्या करना है आगे, क्या करना है आगे, ये बहुत पहले सोच लिया जाता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 2047 में भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे, तब भारत विकसित भारत हो जाएगा। ये आज जो प्रधानमंत्री है उसको सोचने की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए? उनको मालूम है कि 2047 में वो नहीं होंगे, तो वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो देश के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए जो है इस अभियान को लेकर चल रहे हैं। तो जो नेता, जो प्रधानमंत्री अपने देश के हित को सर्वोपरि रखता हो, वही इस तरह की रणनीति बना सकता है, नीतियां बना सकता है, उनको क्रियान्वित करने का अभी से प्रयास कर सकता है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित बन जाएगा तो हमको क्या मिलेगा। अगर ये सोचते तो कुछ ना करते कि अरे हम रहेंगे ही नहीं, तो मिले ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मोदी की रणनीति को आप देखिए, इस घटना ने, मैं कहता हूँ पहलगाम की घटना ने एक चुनौती उनके सामने प्रस्तुत की और एक अवसर भी, और मोदी चुनौती को अवसर में बदलना वैसे ही जानते हैं। तो उन्होंने इस चुनौती को अवसर में बदला, और जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह से एक्शन हो रहा है, जिस तरह से टारगेट चुने जा रहे हैं, वो उनके बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए हैं। उनका हमेशा जो है 3 स्टेप में चलते हैं, तात्कालिक लक्ष्य, मध्यकालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य। तो इन तीनों पर एक साथ काम होता है। ऐसा नहीं है कि अभी जो है तुरंत का तुरंत सोचते हैं, आगे का आगे देखेंगे। इस तरह की सोच मोदी की कभी नहीं रहती है। तो इसलिए इन तीनों पर एक साथ काम चलता है,
और इन तीनों को वो लगातार मॉनिटर करते रहते हैं, चाहे मंत्रालय का काम हो, चाहे राज्य में मुख्यमंत्री थे तब विभागों का मामला हो, या आज देश की रणनीति के बारे में सोचने की बात हो, चाहे जो है भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसको बदलने का सवाल हो। इन सब पर काम चल रहा है और इसकी योजना वो 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले बना चुके हैं। 2014 के बाद वो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं और उनके विरोधियों को लगता है कि वो कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं, कुछ किया ही नहीं। बहुत से उनके समर्थक हैं जिनको लगता है कि मोदी डरते हैं, कुछ करते नहीं हैं। मोदी को मालूम है कि किस गति से चलकर वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, इसलिए उनमें धैर्य है और उनको मालूम है कि इस गति से चलते हुए हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। तो आलोचना से डरते नहीं, आलोचना से डिगते नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, इन सब बातों से बहुत ज़्यादा विचलित होते नहीं, अपने रास्ते से हटते नहीं। तो ये है मोदी। मोदी को अगर समझना है तो आपको उनकी जो कार्यशैली है, और उससे ज़्यादा मैं कहता हूँ बार बार कि वो जो भाषण देते हैं किसी भी मौके पर, आप उसी में खोजने की कोशिश की। मोदी ने 11 साल में जो किया है उन सब का संकेत अपने सार्वजनिक भाषणों में पहले से दे दिया कि ये होने वाला है। ये अलग बात है कि उस समय हमने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, या लगा नहीं कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन आप एक एक काम देखिए, चाहे वो डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाने का काम हो, भारत को हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम हो, वो एक दिन में नहीं हो गया है। मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें ब्रह्मोस का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है इसी महीने। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको पता है कि वो सुपरसोनिक थी, अब हाइपरसोनिक बन गई है। हाइपरसोनिक का मतलब वो मिसाइल जो आवाज़ की गति से तेज चलती है, उसका दुश्मन को पता ही नहीं चलता कब आई और कब जो है टारगेट हिट कर गई। तो इस तरह के तमाम, अब भारत जो है 2014 से पहले नेट इंपोर्टर था हथियारों का। आज ऐसा नहीं कि इंपोर्ट हमने बंद कर दिया है, लेकिन हम बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तमाम देशों से ऑर्डर मिल रहे हैं, ब्रह्मोस के भी ऑर्डर मिल रहे हैं, तमाम और हमारी जो मिसाइल्स हैं उनके लिए दूसरे देशों से ऑर्डर मिल रहे हैं। तो डिफेंस में उनको ये मालूम था कि डिफेंस प्रोडक्शन में जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, उन्होंने देखा है 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, 1999 में क्या हुआ। जिनसे हथियार लिए थे उन्होंने, किसी ने कल पुर्जे देने से मना कर दिया, किसी ने अतिरिक्त हथियार देने से मना कर दिया, क्रूशियल मौके पर जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए साथी भी जो है जो कोलैबोरेशन के लिए ढूंढे वो ऐसे जो ऑल वेदर हों। रूस और नया साथी ढूंढा फ्रांस को। तो मोदी जो करते हैं वो अचानक नहीं होता है, वो बहुत पहले से योजना बनाकर और उसको जब इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, उसके नतीजे देखने लगते हैं, तब हमको लगता है कि मोदी ये कर रहे हैं। तो फिर बहुत से विद्वान लोग जो है इस पर विचार करने लगते हैं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, उन्हीं में से एक है कास्ट सेंसस का, उस पर फिर कभी बात करूँगा। लेकिन आज आप इस पाकिस्तान के संदर्भ में समझ लीजिए कि मोदी का कोई तात्कालिक लक्ष्य जो है, जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ तात्कालिक लक्ष्य के लिए नहीं कर रहे हैं। उनका दीर्घकालिक लक्ष्य है और पहले से तय है और उसकी रणनीति बनी हुई है, उसी पर वो अमल कर रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।